नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। इजराइल की तरफ से स्ट्राइक जो किया गया है ईरान के ऊपर, उसकी खबर ने दुनिया के अंदर भूचाल ला दिया है। शेयर मार्केट में अंदर होने वाली बड़ी हलचल के लिए दुनिया तैयार है, क्योंकि सोमवार को खुलने वाला बाजार किस दिशा में जाएगा और दुनिया क्या अर्थव्यवस्था का करवट देखेगी, वो चिंतनीय विषय बन गया है। बात यह है कि ये उड़ता हुआ धुआं जो इजरायली रॉकेट्स ने ईरान के अंदर धुआंधार किया, उसके परिणाम क्या हैं, और इसके ऊपर ठप्पा यदि ये लगाया जाए कि ईरान के ऊपर हुआ अब तक का ये सबसे बड़ा और डेडलीस्ट स्ट्राइक इसे कहा जा रहा है। अब ये जो डेडलीस्ट स्ट्राइक हुआ है, इसके पीछे जिम्मेदार दो देश, इजराइल और अमेरिका। इजराइल ने अपना ऑपरेशन दिया, ऑपरेशन रॉरिंग लॉइन। आप याद रखने वाली बात यह है कि जब पहले अटैक हुए थे उस समय इजराइल ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। इस बार इनका जो शेर है वो दहाड़ रहा है, राइजिंग रॉरिंग लॉइन ये हो चुका है। और वहीं पे अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक को, जो ऑपरेशन को नाम दिया गया, उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी का मतलब होता है भयंकर क्रोध। तो ट्रंप और जो नेतन्याहू हैं, इन दोनों के क्रोध का परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि जो स्ट्राइक आज हुई है, उसने इजराइल की तरफ से जो अटैक्स आए हैं, उसने ईरान का शायद कोई बड़ा शहर छोड़ा हो जिसके ऊपर अटैक ना हुआ हो। टारगेट के अंदर खामेनेई निश्चित रूप से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और इनका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर ये मेजर टारगेट किया गया। सिविलियंस इनके टारगेट नहीं थे, लेकिन नुकसान यहां बड़ा भारी सिविलियंस को भी हुआ है। ईरान की तरफ जो आते हुए इजरायली रॉकेट्स हैं, ये जब ईरान में पहुंचते हैं और ईरान की सरजमी पे ये गिरने लगे, तो धुआं, इस उठते हुए धुआं ने बहुत कुछ प्रमाणित किया। ये आग, या तो कहिए ये लोगों के बीच में तबाही के मंजर ने ये दिखा दिया कि तनाव जब ये अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है तो ये कितना डेडलीस्ट और खतरनाक रूप ले सकता है। जनता, आम जनता भी इसके अंदर मरी है। तो यहां पर एक सवालिया निशान अमेरिका के ऊपर यह खड़ा होता है कि 2 दिन पहले ट्रंप ने जब अपने बयान में यह कहा था कि ईरान की जो सरकार है ये बहुत हार्ड लोग हैं, बहुत कठोर दिल के लोग हैं, 32,000 लोगों को ये मार चुके हैं। एक सवाल यहां पे पूछा जाना चाहिए कि भाई, जिस समय ईरान की जनता सड़कों पे उतरी थी और उम्मीद कर रहे थे कि भाई आइए हमें बचाइए, आ जाओ, कहां हो तुम, उस समय आप कहां थे? और जब ये माहौल ऑलमोस्ट शांत हो चुका था, जनता अपने घरों में थी, उसके बाद में आपने 32,000 लोगों को मरने क्यों दिया? पहले अटैक कर दिया होता। तो सर, यहां हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो खबर यह मिलती है, अमेरिका और इजराइल का ईरान पे बड़ा हमला, तेहरान में तबाही, सुप्रीम लीडर खामेनी का भी घर जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। तो क्या सुप्रीम लीडर बचे हैं, नहीं बचे हैं? बात इसके ऊपर भी आगे करेंगे। लेकिन इन हमलों के अंदर अमीर नासिर जादे है, जो कि ईरानी रक्षा मंत्री हैं, इनका इसमें डेथ हो चुकी है। मोहम्मद पाकपोर, आरजीएचएस वहां की जो मिलिट्री है उसके कमांडर हैं, इनकी भी इसमें डेथ हो चुकी है। कुल मिलाकर के 2 बड़े जो टारगेट्स हैं वो इजराइल ने यहां पे पूरे किए हैं। यहां पे सबसे बड़ा झटका जो ईरान को और लगा है वो ये है कि यहां का टेलीकम्युनिकेशन, यानी जो मोबाइल नेटवर्क है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब मोबाइल नेटवर्क का ध्वस्त होना ये टारगेटेड निश्चित रूप से इजराइल की तरफ से किया गया एक्शन है। अब इसके अभाव में ईरान कैसे लीड करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन सर, ऐसे सारी व्यवस्थाओं के बीच में भी एक बात तो माननी पड़ेगी कि ईरान ने जो अपनी बातों में कहा था कि हम देख लेंगे, बख्शेंगे नहीं, ईरान ने अपने उस चौड़े, जिसको बोलते ना कि खुले दिल से अटैक करने शुरू किए। अब ये अटैक किस दिशा में हुए, कहां हुए, पहले इस खबर को देखिए। अमेरिका और इजराइल को पछताने पे मजबूर कर देंगे, ईरानी सेना की ट्रंप को खुली धमकी, किया आर पार का ऐलान। मतलब यह है कि अगर ताकत के मायनों में देखा जाए तो इजराइल या कहिए अमेरिका के सामने ईरान के बिसात कोई बहुत मजबूत नहीं है, या बहुत कमजोर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन यहां पर जो एक जज्बा है जो दिख रहा है फाइट करने का, जो फाइटर स्पिरिट है, वो काफी हाईलाइट होकर नजर आ रही है। अब यहां पे सिर्फ ये बातों तक सीमित नहीं रही, इस बात को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, और ईरान ने बड़ा मजबूत स्ट्राइक जो है, मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया। यानी ईरान की तरफ से मिसाइलें छूट गई इजराइल के लिए। जब ये वहां इजराइल के अंदर पहुंची तो इजराइल के अंदर बढ़ते गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किए गए हिब्रू भाषा के ये इमरजेंसी अलर्ट्स ने दिखा दिया कि सामने से आया हुआ अटैक कितना डेडलीस्ट है। जिस समय इजराइल ने पिछली बार ऑपरेशन राइजिंग लॉइन चलाया था, उसके अगेंस्ट में जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हुआ था, उसमें इजरायली जो
इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया था, तो अभी भी पैनिक सिचुएशन इजराइल में बन चुकी है। इजराइल के हालात ये हैं कि लोगों को सिक्योरिटी बंकर्स में जाने को कह दिया गया है, और उससे बड़ी भारी बात कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर यह ऐलान दिया गया है कि जो लोग ऐसे एडमिट हैं जिनको इमरजेंसी नहीं है या जिनका घर रह के भी इलाज हो सकता है, घर जाके वो मरेंगे नहीं, उनको खाली कराइए, हॉस्पिटल्स को बेसमेंट में शिफ्ट करिए और हॉस्पिटल के बेड को रेडी रखिए। इसका मतलब तैयारी तो सामने से चुनौतीपूर्ण हो रही है। इजराइल की तरफ से हुई स्ट्राइक्स में वहां के बस स्टॉप्स को तबाही मची है। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर जो इनके गोला बारूद के ठिकाने थे उनको भी नष्ट ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अब यहां पे बात देखिए कि ईरान की घेराबंदी जिस तरीके से अमेरिका ने की, और अमेरिका के इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन में और यूएई के अंदर इंक्लूडिंग जॉर्डन में जो इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं, वो ईरान को घेरने की सारी प्रक्रिया थी। आश्चर्यजनक रूप से देखिए कि ये सारे देशों के ऊपर ही ईरान ने अपने स्ट्राइक कर दिए हैं। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये इन देशों के खिलाफ स्ट्राइक नहीं है, बल्कि जिस जगह पे यूएसए के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके ऊपर ये तबाही का मंजर जो है वो बरपाया जा रहा है। आप ये चित्र देखिए, जो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये बहरीन के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया गया। इसकी दूसरी साइड से इमेज देखेंगे तो आपको तबाही समझ में आएगी किस लेवल के ऊपर यहां पे बहरीन के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस को उड़ाया गया। ना सिर्फ बहरीन बल्कि अबू धाबी जैसे शहर पे भी ईरान ने अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट को छोड़ा नहीं। अबू धाबी के बाद के अंदर इनका अटैक जाता है जॉर्डन में। जॉर्डन के अंदर तो एक घर के ऊपर भी रॉकेट गिर गया, इस बात से कि तनाव दो देशों के बीच में खड़ा हुआ कि आप हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो जॉर्डन के साथ बहरीन, यूएई, कौन से देश को ईरान छोड़ रहा है, अटैक सब तरफ से प्रॉपर है। ये खबर, ये जो वीडियो आप कतर का देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे मिलिट्री बेस से बाहर ये मिसाइल गिर गई और आम जनता को इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ में अबू धाबी की मैंने आपसे बात की, और इन सबको भी अगर एक कदम आगे बढ़ के देखें तो साहब दुबई में भी जो है मिसाइलें आके गिरी हैं और दुबई भी इन धमाकों से गूंज उठा है। दुबई में जहां पूरी दुनिया का एक केंद्र या एक जिसको हम चार्मिंग सिटी कह सकते हैं, उसको भी ईरान ने नहीं बख्शा है। जहां जहां पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट था, हर जगह इसने स्ट्राइक वहां पे खोल दी है। हालात यह है कि दुबई का एयरपोर्ट एकदम भीड़ से खचाखच है, लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं लेकिन उतनी परिस्थितियां अनुकूल बन नहीं पा रही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा गेम का ट्विस्ट देखिए और समझिए। एक तरफ आप मेरे देख रहे हैं ये यूएई के लीडर हैं, दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम लीडरशिप है। मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर कुछ बात कही और ये बताया था कि अब जो जिस तरीके से ये हेक्सागन का प्लान हो रहा है, और हेक्सागन के प्लान में अरब देशों में यूएई कैन बी द मेजर स्टेक होल्डर, उस बात को लेकर के कुछ व्यूअर्स ने हमारे वीडियो पे ये कमेंट किए कि भाई ये तो अमेरिका की चाटुकार हो गया है, दुनिया भर की बहुत सारी बातें की। अब क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स को देखने का एक चश्मा पहन लिया जब जाता है तो बस उस रंग की बात आप बोलोगे, उस रंग का कलर की चीज दिखाओगे। नीरज पारिक इज बेस्ट। आपने कुछ हटके घटके कुछ बोल दिया तो साहब आप या तो चमचे हो जाओगे, अंधभक्त हो जाओगे, बस यही कैटेगरी लगानी आती है। आप देखिए कि जब ये अटैक हुए हैं उसमें सबसे बड़ा विरोध यूएई की तरफ से ईरान का लेकर के खड़े हो गए। ईरान के मिसाइल हमले पर भड़का यूएई और सऊदी, करारा जवाब देने का ऐलान, क्या युद्ध में कूदेंगे। चर्चा तो यहां तक सामने आ गई क्योंकि एरिया उनका भी था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका से इनके संबंध सबके अच्छे हैं, कोई अमेरिका से तनाव लेना नहीं चाहता। भूल जाइए कि ये मुस्लिम नेशंस का कुछ ब्रदरहुड ये डेवलप करेंगे। दूसरी बात, अपने राष्ट्रहित को हर देश प्रायोरिटी लेके चलता है, जैसे कि हम अमेरिका, इजराइल या तो ईरान। अब बात ये साहब, यहां पर ये जो गेम खेल रहे हैं, यानी ट्रंप का और नेतन्याहू का गेम समझिए, ये यहां पे पोट्री प्रदर्शन करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ईरान की जनता के साथ में हम खड़े हैं बड़े दिल से, लेकिन ये सत्ता बड़ी क्रूर है, इसको हटाएंगे, रिजीम को चेंज करेंगे, जिसका गला फाड़ फाड़ के इन्होंने ये बोले हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया, ईरानियों के अच्छे दिन हम सब मिलकर लौटाएंगे। देखिए तो सही कितना पाक साफ, कितने साफ दिल से ये बोल रहे हैं। यार ये लोग जिन्होंने देशों के, एक मैं वीडियो को अक्सर बोलता हूं, वीडियो जरूर देखो, 20 देशों की कहानी में इस वीडियो मैंने बताई है कि कैसे 20 देशों को तबाह अमेरिका ने अपने लालच में कर दिया। तो साहब ईरानियों के अच्छे दिन लाने की बात है। और इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो इस तरह के बयान दे रही है। 30 जगहों पर ऑलरेडी यहां धमाके जो है वो हो चुके, एयर स्पेस वगैरह आपस में बंद इन्होंने कर दिए हैं।
तो साहब अच्छे दिन किसके लाएंगे, खबर की गहराई में जाएंगे तो कुछ इंसाइट हमें मिलेगी। कहा जाता है कि हम सब मिलकर ईरान को उसके अच्छे दिन लौटाएंगे। इन्होंने क्या किया, मोसाद ने फारसी भाषा में एक टेलीग्राम चैनल बनाया, ऑफिशियल चैनल। बयान में कहा कि हमारे ईरानी भाइयों और बहनों, मोसाद कह रहा है आप अकेले नहीं हैं। मतलब उस सेंटीमेंट को हवा देने की कोशिश है कि जनता सड़कों पे उतरे। जनता यदि सत्ता के विरोध में हो जाएगी तो एक तरह से इस कांटे को निकालना, खामेने को निकालना अमेरिका के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। हमने खास तौर पर आपके लिए एक बहुत सुरक्षित और डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है। हम सब मिलकर ईरान को उसके अच्छे दिन लौटाएंगे। आगे क्या कहते हैं कि भाई देखो, कोई ऐसा वीडियो मिले ना जो संघर्ष का वीडियो है, लगे कि यार ये तो अमेरिका और ईरान, इजराइल तक पहुंचना चाहिए, ईरान की कमी है, वो वीडियोस जो हैं वो आप हमें पहुंचाओ, वीडियो भी आप हमें शेयर कीजिए। कुल मिलाकर के आम जनता को ये दिखाने, जताने, बताने की कोशिश है कि इजराइल और अमेरिका ईरान की सत्ता के खिलाफ है, वो सत्ता जो वहां की जनता के खिलाफ है। जनता के रक्षक के रूप में हम हैं। ये व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी मुझे लगता है फिर से जन्म ले रही है और फिर से एक गांठ लगाने की कोशिश है, ये बताने की कि तुम्हारे लीडर्स में वो काबिलियत नहीं जो हम यहां दे सकते हैं। देखिए इसके परिणाम क्या होते हैं। खैर, अब यहां पे इंतजार था कि ट्रंप क्या कहेंगे। ट्रंप के बयान का वेट हो रहा था। ट्रंप ने वही अपनी घिसी पिटी बात फिर से दोहराई कि ईरान कैन नॉट हैव इट्स ओन न्यूक्लियर बॉम्ब, इसको न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना पड़ेगा, हम इसके न्यूक्लियर बॉम्ब, इसकी वायुसेना को तबाह कर देंगे, हम इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमारी शर्तों पे मान नहीं रहा। और सच बात यह है कि जेनेवा टॉक्स में न्यूट्रल टॉक्स हुई थी, सिंपल साधारण एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, सीधा ना नहीं कहा गया था कि हम न्यूक्लियर बना के रहेंगे, या आपकी शर्तों को हम नहीं मानते। चर्चाओं के बीच में ही ये हमला यहां पे अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से ईरान पर कर दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का क्या हुआ, क्या वो जीवित हैं या मारे जा चुके हैं। अभी तक की पुख्ता खबरों के आधार पर हम आपको ये बता सकते हैं कि खामेनेई को नुकसान नहीं पहुंचा है। उनको पहले से ही सिक्योर्ड प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया था। जो उनके जो रेजिडेंस पे जो बॉम्ब गिरा है उससे इनको नुकसान नहीं हुआ। हां, इनसे रिलेटेड कुछ लोग जो इनके शीर्ष अधिकारी थे वो इस हमले में जरूर मारे गए हैं। अब साहब, जो एक वीडियो लास्ट, उसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर हमें बहुत सारी उपमाएं हमारे मित्रों की तरफ से दी गई थी। इन उपमाओं से खैर कोई फर्क विशेष पड़ता नहीं, सच बोलना छोड़ा नहीं जा सकता। हमने एक बात ये कही थी कि जब से ये तनाव बढ़ा इस मिडिल ईस्ट के अंदर, उसी के बीच में मोदी जी का इजराइल का दौरा करना, भारत का ईरान के उस चाबहार पोर्ट से पीछे हटना, ईरान के पोर्ट्स, ईरान की जो शिप्स हैं, जो उसके जहाज हैं, उसको कैप्चर करना, बहुत कुछ दिखा रहा था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक प्रोएक्टिव चेंज लेके आ रहा है। पहली बात। उसके बाद में मैंने दूसरी बात ये कही थी कि कारण आप भविष्य देखिएगा कि जब तक मोदी जी इजराइल के दौरे पे हैं, ये तनाव यथास्थिति रहने वाला है। जैसे ये लौट करके आएंगे उसके बाद में हमला होगा। विश्वास नहीं है तो पिछला ही वीडियो जाकर के आप जरूर देख लें, जिसके ऊपर मेरे को बहुत सारा प्यार कमेंट बॉक्स में मेरे साथियों ने लुटाया था। तो साहब वो चीज सिद्ध हुई या नहीं हुई, खैर प्रमाणित करने के लिए नहीं है। जो विचार होते हैं उनकी स्टैब्लिशमेंट या उसकी सत्यता समय के साथ में प्रमाणित हो जाती है। यही ईश्वर की कृपा है। गुरुओं से सीखा जो है उसको लौटाने को ही हम व्यक्त करते हैं। अब एक विषय ये मेजर आता है कि ऐसी स्थिति में रूस क्या करेगा, व्लादिमीर पुतिन इस पे क्या डिसीजन लेंगे, क्या इस वॉर में वो डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे। तो पहली बात ये समझिए कि अभी तक ये कोई ऑफिशियल वॉर एक तरह से हम नहीं कह सकते। ये पहला फेज है। इस पहले फेज के अंदर सिर्फ ये टेस्टिंग चल रही है कि कौन कितना पावरफुल है। ये स्ट्राइक्स जो हैं ये लिमिटेड किए गए हैं, चाहे तो ईरान की तरफ से हो चाहे तो इजराइल की तरफ से हो। ईरान भी ये देखना चाहता है कि उसके आसपास में क्या माहौल है, कौन कितना उखड़ करके सामने आता है। लेकिन यदि अगले चरण तक ये युद्ध पहुंचता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो रूस क्या करेगा। बहुत सारे विश्लेषकों का यह बोलना है कि भाई रूस जो है, रूस का जो डिसीजन यहां पे आएगा, क्या वो वॉर में जाएगा या नहीं, इसके ऊपर विचार ये है कि संभावनाएं इसकी बहुत कम है, न के बराबर है। कारण क्या है, जो स्टेटमेंट आया ऑफिशियली वो देखिए, रशिया रिएक्ट्स, वो उस रिएक्शन की इंटेंसिटी को भापिए कि कितने गहराई में जाके वो क्या कह रहे हैं। वो लिख रहे हैं द सिचुएशन बी इमीडिएटली रिटर्न टू द पाथ ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सेटलमेंट। मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ के लगा कि जैसे ये इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। आप बात से सहमत हैं कि भाई जो कूटनीतिक और राजनीतिक चर्चाओं के माध्यम से सेटलमेंट जो है वो होना चाहिए, युद्ध की राह को छोड़ना होगा। आप
ऐसे स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जनरली जाते हैं कि डिप्लोमेटिक बात होनी चाहिए, पीसफुल चैनल को ओपन करना चाहिए। तो इस स्थिति को देख करके सीधा सीधा लगता है कि अमेरिका के और इस ईरान के इस तनाव में रशिया तो सीधा एंट्री मारने वाला नहीं है। विश्लेषकों का एक और बात बोलना है जो कि बहुत ही गहरा इंसाइट है, इस बात को गौर कीजिएगा तो समझ में आएगा। लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए जो यूक्रेन की भूमिका है, अमेरिका और यूक्रेन के उस रिलेशन को समझो, एक तरफ पहले पूरा सपोर्ट दिखाना, बाद के अंदर थोड़ा एक न्यूट्रल डिस्टेंस क्रिएट करना, और फिर ये दिखाना कि नहीं जी नाटो में भी एंट्री नहीं है, सब चीजों से उसको दूर कर देना। उसी भूमिका में ईरान और रशिया है। कैसे जी? कि जब यूक्रेन के खिलाफ रशिया खड़ा है और युद्ध कर रहा है, अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा, तो एक तरह से एक गेम का फील्ड जो है वो छोड़ दिया गया रशिया के लिए। यूक्रेन का खेलो खाओ मौज करो। याद कीजिएगा, टेरिटरी स्वैप की बात कौन बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है। खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, ये जो ऊपर वाला इलाका है, जिस हिस्से को ये चाहता है रशिया की, यूक्रेन का ये हिस्सा मेरे पास आना चाहिए, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया का, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है अमेरिका ने कि हमारी तो सहमति है, बाकी इससे डील कर लो। तो कहां किसी जगह पे साथ खड़ा था अमेरिका, वो आज दूर है। तो अमेरिका के इस एक्शन, जो वहां पे लिबर्टी लिया है रशिया ने, अमेरिका को लिबर्टी मिलेगी। ईरान के ऊपर क्या होगा वो फ्यूचर की बात होगी, लेकिन हां इतना तो स्पष्ट है कि डायरेक्टली अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया इन्वॉल्व नहीं होगा। डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चीजें चल सकती हैं। अब यहां पे इन महोदय को पहचानते होंगे, जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से सवाल पूछा गया कि साहब आप लोगों के इतिहास बड़े गंदे हैं, आप अफगानिस्तान में गए कुछ महीनों के लिए, सालों उलझ गए, आप इराक में गए कुछ महीनों के लिए, सालों उलझ गए, वियतनाम तो खैर आपके माथे का ताज है ही, तो अब आप ये बताइए ईरान में आप क्या लंबा टिकेंगे? ईरान में क्या मतलब अपने रजाई गद्दे लेके जाएंगे या फिर कुछ दिन का? बोले नेवर, कभी नहीं, परमानेंट हम नहीं जाएंगे भैया, लॉन्ग वॉर नहीं होगा, इसको हम शॉर्ट टर्म में खेलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में खेलने का मतलब यह है कि यहां पर ईरान की सत्ता को दबाव में लेके एज सुन एज जितना जल्दी हो सके सत्ता परिवर्तन कर लें, क्योंकि मोहम्मद मौसद्दीक जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ईरान के, अमेरिका ने अपने लालच में, क्योंकि मौसद्दीक ने क्या ऐलान कर दिया था कि अब से ईरान के पेट्रोलियम को नेशनलाइज करते हैं, ईरान के पेट्रोलियम को प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं देंगे, सत्ता परिवर्तन करके इन महाशय को, इनकी जो इनका नाम क्या, मोहम्मद रजा पहलवी को शासन दिया। उस दिन के बाद से पता ईरान सबसे बेस्ट नेशन था फॉर यूएसए एंड वेस्ट। बट साहब खोमेनी का दौर आता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन होती है, सब चीज पलट जाती है, उनके सक्सेसर खामेनेई की सत्ता चल रही, तब से तनाव तो सर चरम पे है ही। और साहब उस माहौल में बहुत बड़े हिस्से के ऊपर इस सत्ता के विरोध में माहौल अमेरिका और इजराइल की तरफ से बनाया गया। आम लोगों के सेंटीमेंट में निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन आग में घी डालने का काम तो उन देशों ने किया ही था। अब यहां पे अमेरिका जो दम भरता है कि भाई हम सब कुछ देख लेंगे और निपटा देंगे, वो किस दिशा में जाएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मादुरो पे जो एक्शन लिया था वेनेजुएला में, वैसा यहां कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन गुंजाइश इस बात की है कि यदि कुछ दबाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तो रजा पहलवी को, उसी के जो सक्सेसर को, इस प्रिंस को ला करके ये बिठा सकते हैं और अपनी सत्ता की कठपुतली अपने हाथ में रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर और भी जो बेहतर इंसाइट होंगे मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ईमानदार वीडियो है, ईमानदार प्रयास है, कमेंट में ईमानदारी रखिएगा। चश्मे हटाइए, राष्ट्रहित से दुनिया को देखिए। दुनिया बड़ी गजब टेक्निक से समीकरण पे चलती है। यहां पे स्थायी नियम नहीं होते हैं, स्थायी शत्रु नहीं है, स्थायी मित्र नहीं है, तो फिर सिद्धांतों में स्थायित्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। जो यथार्थवादी हैं वो इस बात से सहमत होंगे। वीडियो के बारे में बताइएगा और आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में उतारिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए तेजी से बढ़ते इस जियोपॉलिटिकल परिवार के साथ। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।